Assalamualaikum students and welcome back to the YouTube channel The Dream Academy. Today we are going to start unit number 6 Work and Energy, the short response question, and this book is of National Book Foundation which is a federal textbook board. हमने जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक तमाम चैप्टर्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बहुत ही सिंपलर इजी वर्डिंग्स में एनिमेशंस के साथ, पिक्चर्स के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा फीडबैक रिसीव हुआ उनका कि जिससे मुझे लग रहा है कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो वाक़ई कोई फल दे रहा है, ठीक है? वाक़ई उससे बच्चों को कुछ ना कुछ समझ आ रहा है। चूँकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारे फेडरल बोर्ड का जो पेपर होता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है। सो उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की वजह से मुझे इन क्वेश्चंस को मैं इतने अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपका हर पॉइंट क्लियर हो और आपको रट्टा ना लगाना पड़े। और जस्ट मैं आपको समझाऊँ, आप उसको समझें और उसको अपने वर्ड्स में लिखें। सो मेन मोटिव ही मेरा यही है थ्रू आउट इस सीरीज़ को रन करने का कि हम लोग तमाम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को ईज़ी और सिंपल वर्डिंग्स में जस्ट समझें ताकि हमें याद ना करना पड़े, बच्चों को इतने अच्छे से समझ आ जाए कि वो सिर्फ उसको समझ के लिख के आ सकें अपने वर्डिंग्स में। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट रोड, इज देयर एनी वर्क डन ऑन द कार? सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। वो ये कह रहे हैं कि एक कार है, वो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है? पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो क्या है? कांस्टेंट स्पीड। एक कांस्टेंट स्पीड है और दूसरी चीज़ क्या है? स्ट्रेट रोड पे वो मूव कर रही है, ठीक है? कार कांस्टेंट स्पीड के साथ एक स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही है, तो क्या कार की तरफ से कोई वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ? हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन। आंसर है हमारे पास when a car moves at a constant speed on a straight road, the net work done on the car is zero. ये कह रहे हैं कि जब भी एक कार कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होगी, ठीक है, जब भी कार क्या कर रही होगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होगी एक स्ट्रेट रोड के ऊपर, तो जो टोटल वर्क डन हो रहा होगा कार के ऊपर वो जीरो होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों वर्क डन जीरो का, अब हम वो देखते हैं। वर्क इज डन व्हेन फोर्स कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव अ सर्टेन डिस्टेंस। वर्क हम लोग कब कहते हैं कि वर्क डन हुआ है? जब कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को एक खास डिस्टेंस से मूव करवाती है, तब हम कहते हैं कि उस बॉडी ने या उस ऑब्जेक्ट ने वर्क डन किया है। हम लोग जब वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉज ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये जो थीटा होता है एक्चुअल में ये क्या होता है? ये एक एंगल है फोर्स के दरमियान और डायरेक्शन ऑफ मोशन के दरमियान। जिस साइड पे फोर्स लग रही है उसके और जिस साइड पे बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके दरमियान में जो एंगल बन रहा होता है वो थीटा रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको। इन दिस केस द कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। इस केस में क्या हो रहा है? कार एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, विच मीन्स इट्स वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, जिसका क्या मतलब है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इज जीरो। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन भी नहीं होती, क्योंकि हम एक्सेलरेशन क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द चेंज ऑफ वेलोसिटी ही नहीं है, वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F is equals to ma. If the acceleration is zero, then the net force acting on the car must also be zero. अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी है तो नेट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। F इज इक्वल्स टू एम में से हमें क्या चीज पता चलती है? हमारे पास इक्वेशन है दैट F इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पे अगर ए जीरो है तो जीरो एम से मल्टीप्लाई होके जीरो, सो एफ क्या आ जाएगा हमारे पास? जीरो। ये सो हम लोग क्या कह रहे हैं कि then the net force acting on the car must also be zero. Since the net force is zero, the net work done on the car is also. अब चूंकि यहाँ पे वर्क के फॉर्मूला में फोर्स आ रहा है, फोर्स अगर जीरो हो जाती है, जीरो मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज जीरो, तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो। सो दैट इज द केस कि जब भी कार एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होगी उस वक्त उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो फोर्स जो उस बॉडी पे एक्ट कर रही होगी वो जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से आगे वर्क जो होगा वो जीरो हो जाएगा, तो उसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं होगा।
हम इसी क्वेश्चन का अब एक समराइज्ड आंसर देख लेते हैं। व्हेन अ कार मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड द नेट वर्क डन ऑन द कार इज जीरो। जब भी कार, आप अगर एक समराइज्ड आंसर देखें, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हमने पीछे वाला जो क्वेश्चन का आंसर किया जो बहुत डिटेल में था, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी हुई एक एक चीज़ डेप्थ में कि क्यों वर्क डन ज़ीरो हो रहा है। इसके पीछे एक प्रॉपर एक सारी कहानी है कि सबसे पहले आपने देखा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, जब एक्सेलरेशन ज़ीरो तो फोर्स ज़ीरो, जब फोर्स ज़ीरो तो उसकी वजह से वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। तो ये पीछे वाली सारी कहानी आपको पता होना लाज़मी है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं, ऊपर से पेपर में इतनी स्पेस भी नहीं होती, तो आपने क्वेश्चन खुद शॉर्ट फॉर्म में बना के लिखना होता है इस तरह से कि तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाए और आपकी जगह भी फिल हो जाए। तो आप लोगों को सिर्फ मकसद ये है कि आप उसको समझें और अपने वर्ड्स में लिखें। बट अगर फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं जो अपने वर्ड्स में नहीं लिख पाते, उनको याद करना होता है चीज़ों को, तो उनके लिए मैंने ये समराइज़्ड आंसर लिखे हैं। सो व्हेन अ कार मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि कार कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। जब कार एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी स्ट्रेट रोड पे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार इज़ ज़ीरो, क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। डज द वर्क डन इन रेजिंग अ बॉक्स अप इन अ बिल्डिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ फास्ट इट इज रेज्ड अप, थ्रू विच paths एंड टू हाउ मच हाइट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि क्या वर्क डन जो हमने एक बॉक्स पे की है, एक बॉक्स है उसको हम लोग एक बिल्डिंग तक लेकर जा रहे हैं, ठीक है। एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, उसको हम लोग एक बिल्डिंग पे की हाइट पे लेकर जा रहे हैं। वो हाइट पे लेकर जा रहे हैं तो उसके ऊपर जो वर्क डन है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी लेकर जा रहे हैं, किस पैथ से लेकर जा रहे हैं और कितनी हाइट पे लेकर जा रहे हैं। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? वो कह रहे हैं क्या जो हमने इस बॉक्स के ऊपर वर्क डन किया है, इसको उठा के एक बिल्डिंग तक लेकर जाने में, वो वर्क डन किस-किस चीज़ पर डिपेंड करता है? क्या वो वर्क डन इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम कितनी तेज़ी से इसको लेके गए हैं? या क्या वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम किस रास्ते से लेके गए हैं? या क्या वो वर्क डन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितनी हाइट तक वो बॉक्स लेकर गया है? तो वो चीज़ आपने बतानी है कि किन-किन चीज़ों के ऊपर वर्क डन डिपेंड करती है। सो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ उन्होंने हमसे पूछी थी स्पीड की। स्पीड में क्या कहते हैं? नो, द वर्क डन इन रेजिंग अ बॉक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन हाउ फास्ट इट इज रेज्ड। एक बॉक्स के ऊपर जो वर्क डन किया जाएगा वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि हम कितनी तेज़ी के साथ उस बॉक्स को उस बिल्डिंग तक लेकर गए हैं। वर्क डन इज कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डी इन द डायरेक्शन ऑफ द। अब वर्क डन एक्चुअली हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं जस्ट विद फोर्स एंड विद डिस्प्लेसमेंट। यही दो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे वर्क डन को। चूंकि यहाँ पे स्पीड एक फैक्टर नहीं है इस वर्क डन के फॉर्मूला में, देयरफॉर स्पीड वर्क डन को अफेक्ट नहीं करती। हम जितनी मर्जी स्पीड के साथ लेकर जाएं, वो स्पीड हमारे वर्क डन के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। सो दैट इज़ द बेसिक आंसर ऑफ कि क्या वर्क डन स्पीड पे डिपेंड करती है या नहीं करती। अब सेकेंड चीज़ उन्होंने हमसे क्या पूछी थी? थ्रू विच पैथ, के किस रास्ते से लेकर गए हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है या नहीं करता। द वर्क डन इज पैथ इंडिपेंडेंट व्हेन कंसिडरिंग कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक ग्रेविटी। वर्क डन पैथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वर्क डन किसी भी रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि अगर हमने छोटा रास्ता लिया है तो कम वर्क डन होगा, लंबा रास्ता लिया है तो ज़्यादा वर्क डन होगा। तो ये पैथ इंडिपेंडेंट है, हमारे रास्ते पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता। जब हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की बारे में बात, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जहाँ पे जो पैथ इंडिपेंडेंट होती हैं, वो फोर्सेस पैथ्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती होती, जैसा कि ग्रेविटी है। सो इट डजेंट मैटर इफ द बॉक्स इज लिफ्टेड स्ट्रेट अप और अलोंग अ कर्व्ड path, the work done against gravity डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशंस। सो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि हम बॉक्स को सीधा ऊपर लेके गए हैं या किसी कर्व्ड पैथ से ऊपर लेके गए हैं। जो वर्क डन हो रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग जब उसको लेके गए हैं किस पोजीशन से लेके गए हैं, उसको जाके किस पोजीशन पे हमने रखा है। सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करता है, अदरवाइज इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि हम उसको स्ट्रेट लेके गए, स्ट्रेट पैथ से लगे गए या किसी कर्व्ड पैथ से लेके गए। सो ये पैथ इंडिपेंडेंट है। थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास, टू हाउ मच हाइट, कितनी हाइट पे लेकर जाएंगे, तो या वर्क डन डिपेंड करता है हाइट के ऊपर, तो ये भी चीज़ हमने बतानी थी। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं इसका क्या आंसर है। येस, द वर्क डन डज डिपेंड्स ऑन द हाइट, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टू विच द बॉक्स इज रीच्ड।
वर्क डन हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब इस तरह से जो हम उसको लेकर गए हैं, ठीक है, वर्टिकली लेकर गए हैं, जो वर्टिकली उसने डिस्टेंस कवर किया है। द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज, अब वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट का वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास W का। और हमें पता है F किसको रिप्रेजेंट करता है, या F किसके इक्वल होता है, mg के, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस चेक करें एक बॉक्स का, अगर फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, इसको हम लोग ऊपर लेके गए हैं, तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो एक हाइट के इक्वल है, एक हाइट कवर की है उसने। सो हम लोग इस डिस्टेंस की जगह पे लिख सकते हैं h। सो यहाँ पे W किसके इक्वल हो जाएगा, W इज इक्वल टू एम जी एच। M is the mass of the box, G is the acceleration due to gravity, and h is the height raised. So the work done depends on the mass of the object, gravitational acceleration, and the vertical height, not on the path taken or the speed of lifting. अब यहाँ पे जो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है, इससे हमें क्या चीज़ पता चल रही है? इससे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि वर्क डन किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। एक तो उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तीसरा कितनी हाइट पे लेकर गए हैं, उस हाइट पे डिपेंड करता है कि उस हाइट पे डिपेंड करता है कि वर्क डन कितना हुआ है। ना कि जो हमने 2 चीज़ें पहले पढ़ी कि हम कितनी तेज़ी से लेकर जा रहे हैं, और ना ही उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम किस पैथ्स के थ्रू लेकर जा रहे हैं। स्ट्रेट पैथ है, कर्व पैथ है, उस पे डिपेंड नहीं करता। सिर्फ़ उसकी मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट पे डिपेंड करता है। सो होप सो कि आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। अब हम उसका थोड़ा-सा समराइज़्ड आंसर करते हैं, जिसको आप लोग अपने पेपर्स में कोट डाउन कर सकते हैं। The work done in raising a box up in a building does not depend on the speed. How fast it is raised doesn't affect work done. हमने जो वर्क डन उस बॉक्स को लेकर जाने में किया है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कि हम कितनी तेज़ी से उस बॉक्स को लेकर गए हैं, ये हमारे वर्क डन को अफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज़ इज़ पैथ इंडिपेंडेंट, वो किसी भी रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज सेम रिगार्डलेस ऑफ पैथ। हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, ग्रेविटी हमारे पास इस साइड पे एक्ट करती है, हम बॉल को ऊपर वाली साइड पे लेकर जा रहे हैं, तो ये अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, हम लोग ग्रेविटी से अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। सो जो हम वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, ये पैथ से रिगार्डलेस है, पैथ इंडिपेंडेंट है, हम जिस मर्जी रास्ते से लेकर जाएं। तीसरी चीज़ है डिपेंड्स ऑन हाइट। वर्क डन इक्वल्स टू एम जी एच, मैस इंटू ग्रेविटी इंटू वर्टिकल हाइट। वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा एम जी एच। So key factors are mass, gravity and vertical height, not the speeds or path. वर्क डन किस किस पर डिपेंड कर रहा है, एम जी एच के ऊपर, मैस, ग्रेविटी और हाइट के ऊपर, ना ही इस फॉर्मूला के अंदर स्पीड है और ना ही इस फॉर्मूला के अंदर पैथ है। कोई ऐसा फैक्टर नहीं है स्पीड और पैथ जैसा जो कि वर्क डन को अफेक्ट करे। सिर्फ 3 फैक्टर्स है, दैट इज मैस, ग्रेविटी एंड वर्टिकल हाइट। सो होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई क्यूरी है तो आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वर्क डन ऑन द बॉडी ईदर स्पीड्स इट अप और स्लोज इट डाउन। किसी भी बॉडी के ऊपर जब वर्क डन होता है वो उस बॉडी की स्पीड को या तो तेज कर देता है या उस बॉडी की स्पीड को कम कर देता है। कीपिंग इट माइंड, एक्सप्लेन हाउ मच वर्क इज डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। इस फैक्ट को अपने माइंड में रख के कि वर्क डन किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को या तो ज़्यादा तेज कर देगा या कम कर देगा, इस फैक्ट को हमने अपने माइंड में रखना है और ये चीज़ बतानी है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स है ना एक किस्म की, वो फोर्स एक सैटेलाइट जो कि अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है उसके ऊपर कितना वर्क डन करती है। हमने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका आंसर भी वैसा ही इंटरेस्टिंग है। हम इसको अब ज़रा समझते हैं। क्या कह रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, देन एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज एट टेंजेंट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। वो क्या कह रहे हैं, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उसको ऐसी फोर्स होती है जो कि उसको सर्कल में मूव करवा रही होती है, और उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो सर्कल में मूव कर रही होती है। देन एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज टेंजेंट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस लाइन का क्या मतलब है, हम एक फिगर हमारे पास नज़र आ रही है, ये फिगर, इस फिगर में हमें नज़र आ रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरह से सेंटर की तरफ एक्ट करती है, ठीक है। और इस बॉडी की डायरेक्शन किस तरह से होती है, इस तरह से, इसने यहाँ पे इस साइड पे मूव करना होता है। इससे हमें पता चल रहा है, यहाँ इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, इससे हमें पता चल रहा होता है कि हमारी
जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और बॉडी की डायरेक्शन है उसके दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल हम लोग कब कहते हैं, जब वो इस फॉर्म में होता है एंगल, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे इस फिगर में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन इस साइड पे होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होता है। तो इट मीन्स एट एनी इंस्टेंस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। इसका मतलब इस पूरे सर्कल में अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे चेक करना चाहें कि हमारी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन हो रहा है वो कितना है, तो हम एंगल पहले देखेंगे। अगर तो एंगल उस बॉडी की डायरेक्शन और सेंटीपिटल फोर्स के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। सो द वर्क डन बाय सैटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिट इज जीरो। एक सैटेलाइट जो कि एक ऑर्बिट में मूव कर रही है उसके ऊपर जो वर्क डन हो रहा है वो जीरो हो रहा है। क्यों? हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, एफ टी कॉस थीटा। हमें पता है एंगल 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, तो हम थीटा की जगह जब 90 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस थीटा इज कॉस 90 इज जीरो। व्हेन दिस जीरो विल मल्टीप्लाई विद द एफ टी इट विल आंसर ऑफ जीरो। सो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? जीरो। सिंस द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन, क्योंकि यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन या इस मोशन के परपेंडिकुलर है, इट डज नॉट डू एनी वर्क ऑन द सैटेलाइट। दैट्स मीन कि वो इस सैटेलाइट के ऊपर कोई वर्क डन नहीं करे, बिकॉज परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने की वजह से उनके दिमाग में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री के एंगल की वजह से जब हम उस थीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे ऑन इन द फॉर्मूला डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो वहाँ 90 डिग्री विल यील्ड्स अपॉन टू जीरो। तो वो पूरे वर्क डन को जीरो कर देगा। तो उससे हमें ये चीज़ पता चली कि यहाँ पे वर्क डन जो होगा सैटेलाइट के थ्रू वो जीरो होगा, बिकॉज जो एंगल बन रहा है वो क्या है? जीरो है। सो होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई इशू है, कोई पॉइंट जो कि आपको समझ ना आए, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अ कार हैज काइनेटिक एनर्जी ई के कह लें, के ई कह लें। एक कार है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है ई के। बाय व्हाट फैक्टर इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड चेंज इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। अब वो कह रहे हैं अगर हम उस कार की वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो उसकी वेलोसिटी को डबल करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। So, the kinetic energy of the car will increase 4 times if velocity of the car is doubled. अब वो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कार की 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं। वो क्यों? उसके पीछे की पूरी एक्सप्लेनेशन हम लोग अब करते हैं। The kinetic energy of the car having mass m moving with the velocity v is given by, हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। चूंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट वेलोसिटी इज डबल्ड, हम लोग यहाँ पे इस v की जगह पे v को डबल कर देंगे। v को हम लोग क्या पुट कर देंगे? v इज इक्वल्स टू 2v। ये हमारे पास नया v आ गया। हम इसको डिनोट करेंगे v प्राइम इज इक्वल्स टू 2v के साथ, क्योंकि ये नया v है तो नए v को पुराने v से डिस्टिंग्विश करने के लिए वी विल राइट प्राइम। ठीक है, सो v प्राइम हो जाएगा और v प्राइम किसके इक्वल होगा? 2v के। काइनेटिक एनर्जी, अब न्यू काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी? हाफ ऑफ m। हाफ ऑफ m सेम रहेगा यहाँ पे, इस v की जगह पे हम लोग ये नए v की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 2v, और बाहर स्क्वायर था तो हम बाहर यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे। अब हाफ एज इट इज नीचे आ जाएगा, ये m एज इट इज नीचे आ जाएगा। 2v का जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4v का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी प्राइम इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखें एक चीज़ नोटिस करें, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कहा जाएगा कि एक फैक्टर को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, तो दूसरे फैक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए आपने सबसे पहले काम ही करना है कि जो चीज़ उन्होंने दी आप वो काम कर लें। लाइक जिस तरह यहाँ पे उन्होंने कहा कि वेलोसिटी को डबल कर लें, तो आप पहले वेलोसिटी को डबल कर लेंगे। आफ्टर दैट आप उस न्यू इक्वेशन से ही कोशिश करेंगे कि आप उस न्यू इक्वेशन से पुरानी इक्वेशन को सेपरेट कर लें और जो फैक्टर जो चेंज हो रहा है न्यू इक्वेशन में उसको अलहदा कर लें। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे देखें, चूंकि हमें ये पता है कि ये वाली काइनेटिक एनर्जी ओल्ड है जहाँ पे v स्क्वायर था, हमें ये पता है कि ये वाली काइनेटिक एनर्जी न्यू है जिसमें हमने v को डबल कर दिया है। अब हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके बाद इस न्यू काइनेटिक एनर्जी से पुरानी काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करनी है। पुरानी काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल थी? हाफ एम वी स्क्वायर के। इस वाली न्यू काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन से हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर अलहदा कर लेंगे और 4 को अलहदा कर लेंगे। तो
यहाँ पे हमें क्या पता चला, काइनेटिक एनर्जी प्राइम इक्वल्स टू 4, ये 4, और ये जो पूरा फॉर्मूला था ये पुरानी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था। तो हम लोग यहाँ पे 4 इंटू के ई लिख देंगे, ठीक है। सो अब जो हमारे पास न्यू काइनेटिक एनर्जी आई है दैट इज 4 टाइम्स ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। हेंस व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। जब हमने वेलोसिटी को डबल किया आफ्टर दैट हमारी जो न्यू काइनेटिक एनर्जी आई है वो पुरानी काइनेटिक एनर्जी के 4 टाइम्स होगी है, ठीक है। वेलोसिटी को डबल करने से जो न्यू काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 4 टाइम्स ऑफ द ओल्ड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। सो दैट इज़ अ बेसिक आंसर एंड दैट इज़ अ बेसिक रीज़न। हमने पूरी कैलकुलेशन करके बताया कि अगर वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो न्यू काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स कैसे होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू द सैंड वॉल एंड इट स्टॉप्स। इसमें वो कह रहे हैं एक हमने गन से बुलेट को फायर किया, वो बुलेट सैंड की एक वॉल थी सामने, उसके अंदर से पेनिट्रेट होगी, उसके अंदर से गुजर गई, गुजरने के बाद थोड़ा सा रास्ता तय किया और वो रुक गई। वेयर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी यूज्ड? चूंकि वो बुलेट जब मूव की, बुलेट ने मूव करना शुरू किया गन से निकलने के बाद, तो उसके पास एक एनर्जी आ गई दैट इज काइनेटिक एनर्जी। हम लोग उसकी काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी कब आती है, जब वो मोशन स्टार्ट करती है। मोशन में होने की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही एक बुलेट गन से निकलती है, वो बुलेट सैंड वॉल के साथ टकराती है, उसके अंदर से पेनिट्रेट हो जाती है और वो रुक जाती है। तो जो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी वो कहाँ कहाँ यूज़ हुई, हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना, क्योंकि मोशन की वजह से जब वो निकली थी वो मोशन में थी और उस वक्त उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। आफ्टर hitting the sand wall and after penetrating into the sand wall, where does this kinetic energy being used up, हमने वो चीज़ explain करनी है। So the bullet's kinetic energy of motion is used up in two main ways when it hits the sand wall and stops। बुलेट की काइनेटिक एनर्जी दो मेन तरीकों में इस्तेमाल हुई है। जब उसने सैंड वॉल को हिट किया और वो रुक गई, तो दो मेन तरीके कौन से थे, एक तो हीट थी और दूसरी वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस था। हीट, द एनर्जी टर्न्स इनटू हीट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विद द सैंड मेकिंग द बुलेट एंड सैंड अ बिट वार्मर। अब वो काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहला तरीका तो ये हो सकता है कि वो हीट में ट्रांसफ़र हो गई हो। क्यों, कौन सी हीट? जब उस बुलेट ने उस सैंड वॉल के साथ जाके टकराई तो एक रेजिस्टेंस फोर्स थी आगे, फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन क्रिएट हुई जब वो बुलेट उस सैंड वॉल के अंदर से पेनिट्रेट हो रही थी, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन क्रिएट हुई, इन दोनों के दरम्यान में रगड़ पैदा हुई, उस रगड़ की वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी उस सैंड को गर्म करने में इस्तेमाल होगी, हीट प्रोड्यूस की उसने, और उसकी वजह से कुछ सैंड के पार्टिकल्स गर्म हो गए, तो उस एनर्जी में ये ट्रांसफॉर्म हो, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, बट इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू other forms of the energy. So in this example, the kinetic energy is being used up in the or transformed into the heat energy. सेकेंड हमने पढ़ा वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस। द बुलेट डज वर्क अगेंस्ट द सैंड्स रेजिस्टेंस। चूंकि आगे सैंड था, जब बुलेट ने उस सैंड के साथ टकराया तो सैंड ने आगे से रेजिस्टेंस अपोज की, रेजिस्टेंस की उस बुलेट के साथ। अब जब वो आगे से रेजिस्टेंस कर रहा था, वो बुलेट उसके अंदर से पेनिट्रेट हो रही थी, तो उसने अपनी एनर्जी उस सैंड के अंदर से पेनिट्रेट होने में लगा दी। क्यों? क्योंकि सैंड आगे से रेजिस्टेंस कर रही थी, विच स्लोस इट डाउन एंड स्टॉप्स इट, जिसकी वजह से वो बुलेट पहले तो आहिस्ता हुई और एंड में जब उसने अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लगा दी, तो वो एंड पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। सो ये दो मेन फॉर्म्स थी, एक हीट एनर्जी और दूसरी क्या है, वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस। सैंड की रेजिस्टेंस के खिलाफ उसने अपना वर्क डन किया और उस वर्क डन करते हुए उसने अपनी तमाम काइनेटिक एनर्जी को यूज अप कर लिया। Some energy also goes into deforming the bullets and moving the sand particles. कुछ एनर्जी उस बुलेट को डिफॉर्म करने में लगी और कुछ एनर्जी सैंड पार्टिकल्स को साइड पे करने में लगी। द बुलेट माइट गेट स्क्विश्ड और चेंज शेप। जब वो बुलेट उस सैंड वॉल के साथ जाके टकराएगा तो क्या होगा कि वो बुलेट अपनी शेप भी चेंज कर लेगा, आगे से रेजिस्टेंस की वजह से, रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से। सो वो जो शेप चेंज कर रहा है तो उसमें भी उसको एनर्जी चाहिए होगी, तो उसने कुछ काइनेटिक एनर्जी अपनी उस शेप को डिफॉर्म करने में लगा ली। चौथी वजह क्या है, मूविंग द सैंड पार्टिकल्स। द सैंड गेट्स डिस्प्लेस्ड एज बुलेट पेनेट। जैसे जैसे बुलेट उस सैंड वॉल में से पेनिट्रेट हो रहा था तो सैंड डिस्प्लेस हो रही थी, अपनी जगह छोड़ रही थी, तो उस सैंड को डिस्प्लेस करने में, उसको जगह से हटाने में जो एनर्जी लगी होगी वो भी तो कहीं ना कहीं से आई होगी। तो वो कुछ काइनेटिक एनर्जी उस सैंड पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करने में
लग गई। सो इस तरह से वो तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी इन 4 तरीकों में डिवाइड होगी और इन 4 तरीकों में वो यूज़ अप होगी। इसका समराइज़्ड आंसर हमारे पास क्या है? द बुलेट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क अगेंस्ट सैंड्स रेजिस्टेंस, deforming bullet and moving sand particles. Basically, the bullet's energy is used up overcoming resistance, generating heat, stopping it in the sand. तो ये 3 से 4 तरीके थे जिनमें वो काइनेटिक एनर्जी यूज अप होगी थी। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। रिमेनिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। And if you have any question regarding these 5 conceptual questions, you can write it in the comment box. I will reply you as soon as possible. Thanks for watching this video and पूरी playlist 1 chapter to 5 chapter मैंने upload कर दी अपने चैनल के ऊपर। आप उसको विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पेपर का 50 to 60% कवर कर रहा होता है। तो इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बोर्ड के पेपर्स में गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट टॉक। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।